हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह ठीक है? सबको नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब चैप्टर ही चेंज कर दिया है हमने। और टॉपिक का नाम है मानव नेत्र की संरचना एवं नेत्र दोष। जी हाँ, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। एकदम नया टॉपिक है और एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का ही ये एक लेसन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, हो सकता आप बीच में जुड़े हो सकता आप 10 दिन पहले जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यहां से क्लास ज्वाइन करिए। और लेकिन जो चैप्टर हो चुका है ऑप्टिक्स वाला, उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्टिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि जो चैप्टर हो चुका है ऑप्टिक्स वाला, उस चैप्टर को आप, कोई कहेगा एक बार, मैं कहूंगा आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करिए कि उसके क्वेश्चन बहुत कम समय में होने लग जाए, क्योंकि ऑप्टिक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन था, दर्पण था, लेंस की क्षमता थी, प्रकाश का प्रकीर्णन था, वर्ण विक्षेपण था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, इंद्रधनुष था। बहुत सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर दी है। चलिए दोस्तों, हेडिंग पे लगाइए, मानव नेत्र की संरचना के ऊपर हम बात करेंगे, रोगों के ऊपर बाद में बात करेंगे। आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक रहेगा केवल मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, ये आज की हमारा टॉपिक रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। प्यारे विद्यार्थियों, मानव नेत्र की बात करें तो ये हमारी एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का, नई जो एनसीईआरटी है उसका 10वां चैप्टर है ये। अगर आपके पास में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है, तो ये नई एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है और पुरानी एनसीईआरटी का ये 11वां चैप्टर है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले दोस्तों एक डायग्राम भी मैं हाथ से बनाऊंगा और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर लिखता हुआ जाऊंगा। दोस्तों, सबसे अच्छी लाइन ये है कि हमारी जो नेत्र है, ये मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। आज हम जो भी वस्तु देख पा रहे हैं वो सब इस नेत्र की वजह से देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले, तो जैसे हम इंद्रिय पढ़ते हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, तो सभी इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण एक ज्ञानेंद्रिय है हमारी आंख। ये आप भी समझ रहे होंगे कि ये आंख नहीं होती तो कुछ भी नहीं है यार, ये संसार ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन यहां पे लिखेंगे कि नेत्र जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने में सहायता करता है। लिख देते हैं, नेत्र
मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है। मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है। गोलाकार संरचना होती है जिसका व्यास त्रिज्या नहीं भाई, व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है एनसीईआरटी के अनुसार। कहीं कहीं किताबों में इसको 2.5 सेंटीमीटर दिया जाता है। हमारी नेत्र का जो व्यास होता है दोस्तों, ये आपकी नेत्र है। तो अभी हम और डायग्राम बहुत सारे बनाएंगे। तो हमारी नेत्र का जो व्यास होता है ये वाला, ये है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। कुछ किताबों में ये 2.5 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, लेकिन ये जो व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, हम एक शानदार स्ट्रक्चर बनाएंगे नेत्र की, और नेत्र के कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या क्या कार्य है, एक एक करके मैं बता रहा हूं। तो अगले पेज पे हम लिखेंगे मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र के भाग। तो अगर मेरे भाई हमारी आंख की संरचना में मैं आपको बताऊं कितने सारे भाग है, चित्र भी बना रहा हूं, लेकिन कितने सारे नाम आप इस आंख की संरचना में सुनते हो, एक एक करके बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जैसा भी चित्र बनेगा ऐसा बना रहा हूं, है ना। और भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी स्ट्रक्चर बन जाए तो थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा। चलिए, गोला सही बन जाए और तो मैं कर लूंगा बाद में। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे एक एक करके वो चित्र भी बता दूंगा। मेरे भाई, ग्रुप डी के अंदर प्रकाश जी, पहली बात तो 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये मेरी गारंटी है कि 20 से कम आपके सही नहीं होने दूंगा। मेरे पे छोड़ दीजिए इस बात को। बिल्कुल एकदम धीरे धीरे पढ़ते चलिए, समय है आपके पास में।
मैं आज कह रहा हूं रेलवे में ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 20 क्वेश्चन से प्लस मैं ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में साइंस के 40 क्वेश्चन है, बच्चों ने 35 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने किए हैं। तो आप घबराओ मत, चीजों को थोड़ा सीखने की कोशिश करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊं वहां से करते चलो। अब टेंशन मत लो, पहले चीजों को सीखने की कोशिश करो भाई। अब देखो, सबसे पहली चीज मेरे भाई, हमारे नेत्र के चारों ओर 3 परत पाई जाती है, ये सबसे बाहर की परत है। नेत्र के चारों ओर 3 लेयर पाई जाती है और ये सबसे बाहर की लेयर है। मैं इसको सफेद रंग से बना रहा हूं क्योंकि हिंदी में इसको हम श्वेत पटल ही कहते हैं। हिंदी में हम इसको श्वेत पटल कहते हैं, इसलिए मैं इसको श्वेत बना रहा हूं। ध्यान से सुनना भाई, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए। अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में सबसे बाहर जो परत होती है, इस परत को हम श्वेत पटल कहते हैं दोस्तों। इस सबसे बाहर वाली परत को हम बोलते हैं श्वेत पटल। इनके काम वगैरह मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखो। श्वेत पटल, स्केलेरा भी इसे कहा जाता है, स्केलेरा सबसे बाहर की परत है। प्लीज मैं वर्णन लिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए मेरा भाई। इसी का एक भाग है जो उभरा हुआ दिखाई देता है, इसी का जो उभरा हुआ भाग है ये वाला श्वेत पटल का जो एक उभरा हुआ भाग है, यहां पर ये श्वेत पटल का ही एक उभरा हुआ भाग है। आपको आंख दिखाई दे रही है? देखो सन आराम से, ये जो आपको आंख दिखाई दे रही है, इसमें जो हिस्सा आपको सफेद दिखाई दे रहा है ये श्वेत पटल है। ये अपारदर्शी होता है, इसमें होके प्रकाश नहीं जाएगा। इस सफेद वाले भाग की बात कर रहा हूं। अब आपको दूसरा जो भाग दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ जो भाग है, ये ब्लैक जो भाग दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया है। जी हाँ भाई, ये ब्लैक वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्निया है। तो दूसरे नंबर पे मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है कॉर्निया। क्या काम है सब कुछ बताऊंगा, पहले एक बार प्लीज चित्र देख लीजिए। कॉर्निया, कॉर्निया को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं? कुछ हिंदी में नाम है कॉर्निया का, देख लेंगे। चलिए, इसके बाद में दूसरे नंबर की जो परत है, श्वेत पटल के नीचे जो लेयर है एक और परत पाई जाती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। ये दूसरी परत है मेरे भाई। श्वेत पटल के नीचे एक और परत पाई जाती है, इस परत को हम कोराइड कहते हैं। इस परत को हम क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ये ब्लैक वाली जो परत है ना भाई, दूसरी परत है, इसको हम बोलते हैं कोराइड। कोराइड ये दूसरी लेयर है, कोराइड। ब्लैक वाली जो परत है ये कोराइड है, दिख रहा होगा ना भाई। और चलो आप बोलो तो इस ब्लैक का कलर बदल दूं भाई, ये कर दो लो। इस दूसरी परत का जो कलर है वो ये कर देता हूं, ये कोराइड हो गई। ये ब्लैक नहीं दिख रहा है तो ये कर दिया। ये हमारी दूसरी परत है जिसको हम कोराइड बोलते हैं। बहुत अच्छे से चित्र समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये दूसरी जो परत है इसको हम बोलते हैं कोराइड। इस दूसरी परत का नाम है कोराइड, ठीक है ना? अब तो दिख रहा है। और सबसे अंदर की जो परत है मेरे भाई, सबसे अंदर की जो परत है, इस परत को हम बोलते हैं रेटिना। सबसे अंदर की जो परत है
इस परत को हम बोलते हैं रेटिना। सबसे अंदर की परत को क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। सबसे अंदर की जो परत होती है, रेड कलर से बना रहा हूं, सबसे अंदर की परत को बोलते हैं रेटिना। हिंदी में इसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। डीएस मीणा जी, ये स्केलेरा इंग्लिशी है, कोराइड इंग्लिशी नाम है, रेटिना इंग्लिशी नाम है, कॉर्निया इंग्लिशी नाम है। अब कॉर्निया को CORNA वो तू लिख ले भाई, तू इंग्लिश का आदमी है तो। भाई इंग्लिशी नाम है। बोर्ड पे चारों जो नाम मैंने लिखे हैं ये इंग्लिशी नाम लिखे हैं मेरे भाई। अब सुन लीजिए आगे, एक एक करके हम सभी भागों को नोट करेंगे और हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, आंख के कौन कौन से भाग हो गए। नंबर 1, यहां पर चढ़ाते चलो नामों को। श्वेत पटल या स्केलेरा, श्वेत पटल। नंबर 2 पर कोराइड। नंबर 3 पर रेटिना या दृष्टि पटल। नंबर 4 पर कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। आगे देखो, इसके बाद में मेरा भाई हमारे आंख के अंदर इस रेटिना के, सॉरी, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे की तरफ यहां पर ये पाई जाती है, एक बार नजर डालो, यहां पर पाई जाती है ये क्या है? ये है आइरिस की पेशी। ये है आइरिस की पेशियां, मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस की पेशी है ये। और इसके बीच में यहां पर एक छिद्र पाया जाता है, ये एक छिद्र है, ये एक छिद्र है। ये जो है, ये है पुतली या तारा जिसे कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पुतली या तारा। इसके बाद में मेरे भाई सुन ले एक बार, यहां पर एक द्रव भरा रहता है, यहां पर भाई सुन ले एक बार प्लीज, यहां पर एक द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। अब बात आती है हमारी आंख में, यहां पर एक लेंस पाया जाता है, ये एक प्राकृतिक लेंस है। हमारी आंख में यहां पर एक लेंस पाया जाता है दोस्त, और
ये वाला जो लेंस है ऐसे तो है ही नहीं है कि ऐसे कैसे रुक रहा होगा ये, तो इसको भी कुछ मसल्स पकड़े हुए हैं। ये कुछ मसल्स है जो इसको पकड़े हुए हैं। तो ये है सीएल अरिका है, सीएल अरिका है। हिंदी में बोलते हैं इनको पक्षमाभी पेशी। लेंस को पकड़ने वाली पेशी है पक्षमाभी पेशियां, और ये है हमारा उत्तल लेंस। हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है मेरा भाई? उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारी आंख में पाया जाता है उत्तल लेंस। ये जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव। अब भाई बात है अगली, किस लेंस के पीछे की तरफ भी एक द्रव भरा हुआ रहता है। इस लेंस के पीछे की तरफ भी एक लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम हिंदी में कचाव द्रव कहते हैं। ये एक और द्रव हमारी नेत्र में भरा है, इसको हम कचाव द्रव बोलते हैं, केचाव है द्रव, इसको हम बोलते हैं विट्रल ह्यूमर, कचाव द्रव। इसके बाद में ये कुछ तंत्रिकाएं है, ऑप्टिक नर्व्स इन्हें कहते हैं, जो सिग्नल मस्तिष्क की ओर लेके जाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व। ये कुछ द्रक तंत्रिकाएं है, हिंदी में बोलते हैं द्रक तंत्रिकाएं है, जो सूचनाओं को ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये तंत्रिकाएं है मेरा भाई। इसके अलावा धीरे धीरे मैं और चर्चाएं करूंगा। अभी मुझे बताइए, कुछ नाम रह तो नहीं गया है? रेटिना के अंदर यहां पर एक पार्ट होता है मेरे भाई, जिसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट, पीत बिंदु। एक नाम है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। क्या काम करेगा ये भाई? ये क्या करेगा अभी बताऊंगा। सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी येलो स्पॉट के ऊपर बनता है, येलो स्पॉट के ऊपर बनता है। बताइए और कोई नाम? इसके अलावा एक नाम और है, जहां पर ये ऑप्टिक्स नर्व निकलती है, यहां पर एक बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। ये है अंध बिंदु, यहां पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको। जब रेटिना पढ़ेंगे तब बता दूंगा, रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है रोड सेल और एक होती है कॉन सेल। कॉन सेल शब्द पूछता है कभी कभी। रोड सेल और कॉन सेल्स कहां पाई जाती है? तो ये हमारे रेटिना के अंदर दो विशेष प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जिनको हम रोड सेल और कॉन सेल्स कहते हैं मेरा भाई। ग्रुप डी का एग्जाम मेरे हिसाब से, मैंने आपको एक मैसेज भी छोड़ा था, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगी, 2 महीने एग्जाम चलेगी ग्रुप डी की। तो लगभग ये सभी नाम मैंने यहां पर शो कर दिए हैं, कोई भी नाम मैंने नहीं छोड़ा है। अब तैयार हो जाइए वर्णन के लिए।
चलिए अब मैं करता हूं यहां पर थोड़ा सा आपसे बातें कि कौन कौन से भाग है जिनके बारे में हमें वर्णन करना है। दोस्त एक एक करके यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले स्केलेरा, कोराइड, रेटिना, कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया के अलावा 5वें नंबर पे पुतली या तारा, पुतली या तारा, हर हर चीज के ऊपर हम क्वेश्चन लिखेंगे। 6ठे नंबर पे जलीय द्रव के बारे में लिख लेंगे। आइरिस की पेशी ले लो। आइरिस की पेशी ले लीजिए। 7वें नंबर पे जलीय द्रव ले लो। एक्वास ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, पुतली तारा हो गया ना। चलिए इसके बाद में उत्तल लेंस पे चलो। उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे। सीएलआरई का है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया कचाप द्रव। इसको विट्रल ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना। और 11वें नंबर पे रोड सेल नाम का एक शब्द है। एक है कौन सेल, एक है पीत बिंदु, और एक है अंध बिंदु। तो इतनी चीजों के ऊपर हम नेत्र में चर्चाएं करेंगे। अब कुछ भाई सोच के बैठे कि ऐसे ही पढ़ लिए, 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए हो जाते हैं। लोग पढ़ा रहे, आधी घंटे क्लास ले ली, बोले हो गया आंख की संरचना पूरी। ऐसे नहीं होगी मेरे भाई। आंख की संरचना अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हर बात एनसीईआरटी से उठाने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी को आप भी देखते रहना और मैं बता दूंगा कि कौन सी लाइन एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखी गई है। चलिए शुरू करें भाई। ओहो, ठीक है, ये लिख लिए नाम। अब मैं बोल दूं एक एक के बारे में। चलो तो मेरा भाई अब आप एक एक करके क्वेश्चन लिखते चलिए। इन सभी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बोलता हुआ चलूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैं इसके बारे में क्वेश्चन लिखा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन चीजें यहां से शुरू हो चुकी हैं। नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या अंग बोल दो, या ज्ञानेंद्रिय बोल दीजिए। ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, इसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु हम देख पा रहे हैं इसी नेत्र की वजह से देख पा रहे हैं। मानव नेत्र जो है एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो आपकी कंपटीशन में आ सकता है, अंडरलाइन कर लेना। ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि हमारी जो आंख का जो व्यास होता है वो है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं और ये लिखता हूं। नेत्र के चारों ओर, नेत्र के चारों ओर, नेत्र के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है।
तीन स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। तीन स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। कौन कौन से है वो तीन लेयर, कौन कौन सी है? नंबर एक स्केलेरा, जिसको हम स्केलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल, आराम से सुन लीजिए, स्केलेरा, श्वेत पटल। अब मेरी बात को सुनिए मेरे भाई। देखिए, अगर मैं स्केलेरा की बात करूं तो हमारी आंख का ये जो सफेद भाग दिखता है ना आपको, सफेद जो भाग दिख रहा है ये पीछे तक है बिल्कुल एकदम। तो ये क्या करता है? पहली चीज तो ये जो स्केलेरा होता है, श्वेत पटल जो है, ये अपारदर्शी होता है। एक तो ध्यान रखना, इसमें से प्रकाश अंदर नहीं जाता, ये अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं, ये अपारदर्शी होता है। नंबर एक, स्केलेरा कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, नंबर एक। नंबर दो, आउटर लेयर है, ये सबसे बाहर की परत है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। सबसे बाहर की लेयर है स्केलेरा, और ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, दो शब्द हो गए। एक शब्द और, ये करता क्या है? ये हमारी नेत्र को सेफ्टी, सुरक्षा देने का काम करता है। ये नेत्र को सुरक्षा देता है, नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो लेयर है ये हमारी आंख को एक तरह की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है भैया, यही काम है इसका। बुक आ गई सर? तेरे घर पहुंच गई या मेरे से पूछ रहा है? ये बता भाई दादा। हमारी बुक तो एक महीना पहले आ गई, अब आपके पास पहुंची है, आप क्या कहना चाह रहे हो? चलिए दोस्तों, अब मैं एक छोटी सी बात बोलूं, एक चित्र देखना। ये जो श्वेत पटल है ना, समझना मेरे भाई, इधर देखो एक बार। ये जो श्वेत पटल है, ये जो श्वेत पटल है सफेद भार वाला, इसी का ये जो उभरा हुआ भाग है, नजर डालो इधर देखो। श्वेत पटल का ये जो उभरा हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। वापस देखो मेरा भाई, वापस देखो। श्वेत पटल का ये उभरा हुआ जो भाग है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा, हाँ यही है कॉर्निया। जी हाँ, श्वेत पटल का जो ये उभरा हुआ भाग है, आपको दिख तो ये ब्लैक रहा है, लेकिन ये ही है कॉर्निया, ये कॉर्निया है। श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, लिख दूं? लिख देता हूं, यहां लिख दूं कि श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। स्वच्छ मंडल, कॉर्निया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एकदम प्रैक्टिकली इस चीज को आप देखिए, इसको रट्टा मत दो। ये जो सफेद भाग था ना, ये जो सफेद भाग था, इसी का एक उभरा हुआ भाग है, ऐसे समझ लो, ये वाला, ये वाला, ये भाग क्या कहला रहा है? कॉर्निया कहला रहा है।
श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं मेरा भाई। क्लियर है? आप बोलो तो यहां पे मैं साथ में कॉर्निया का वर्णन कर देता हूं। चलिए मैं यहीं पे आपको कॉर्निया का वर्णन करके देता हूं। ठीक है, तीनों झिल्लियों को वर्णन तो मैं करूंगा, लेकिन यहीं पे कॉर्निया की बात आ गई तो मैं कॉर्निया का वर्णन यहां पे कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर हम एक पार्ट लिख लेते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया इसे हम स्वच्छ मंडल बोल रहे हैं। चलिए मेरा भाई प्लीज ध्यान से सुनना, पहली बार प्लीज मेरी बात को समझना। दोस्तों यहीं पे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं। पहली बात तो ये जो भाग आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो भाग आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए, जो हिस्सा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ये कॉर्निया है। चलो मैं अगले पेज पे बना दूं इसको। देख, ये कहना चाह रहा हूं, जो हिस्सा आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो हिस्सा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ये ही कॉर्निया है। एक मिनट रुक जाइए। जो हिस्सा आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया। ठीक है सर, कॉर्निया बोल रहे हो आप इसको। अब एक बात को समझो, अगर आपको और नजर कुछ आ रहा हो तो मैं ये भी बता दूं, एक ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक भाग है। जी हां जी हां जी हां, ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक भाग है, इसको बोलते हैं पुतली या तारा। जी हां दोस्तों, ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक भाग है जिसको हम पुतली या तारा बोलते हैं। और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कुछ ऐसे लाइन सी आपको दिखाई देती है, ये है आइरिस की पेशी। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इन लाइनों को हम आइरिस की पेशी बोल रहे हैं भाई साहब। इन लाइनों को हम क्या बोल रहे हैं? आइरिस की पेशी। सबका वर्णन यही करूंगा, बार बार नहीं करूंगा वर्णन। लो भाई सुनिए एक बार, तीन चीजें हैं, एक बार नजर डालिए। सबसे पहली चीज, अगर मैं कॉर्निया के लिए एक दो लाइन बोलूं तो नंबर एक, कॉर्निया, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। लिख देता हूं पहले यहां पर, यहां लिख देता हूं, वापस लिख देता हूं। श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। नंबर एक, ठीक है, कॉर्निया कहलाता है। नंबर दो, यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। सबसे पहले प्रकाश इसी भाग में से अंदर घुसता है। देसी भाषा में लिखा रहा हूं, सबसे पहले लाइट, प्रकाश इसी भाग में से अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है। मतलब विज्ञान की भाषा में अपवर्तित, अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। परावर्तन नहीं, अपवर्तन होता है। सब कुछ बता रहा हूं एक एक लाइन। कॉर्निया जो है ना, भले ही आपको ब्लैक दिख रहा होगा ये, लेकिन सच में ये पारदर्शी होता है मेरे भाई। और मैं अगर आपसे बात करूं
सबसे पहले अगर लाइट कहीं से घुसती है आंख के अंदर, तो सबसे पहले वो कहां से घुसेगी? कॉर्निया में से। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले लाइट कहां से घुसेगी? कॉर्निया में से होके घुसेगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉर्निया होता है ना, ये दान करने योग्य भाग होता है। डोनेट, दान करने योग्य भाग होता है। मेरा भाई, आपने सुना होगा कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सी बार आदमी क्या है, अपनी नेत्रों को दान करते हैं। सुनते तो ऐसे कि नेत्र दान करते हैं, लेकिन रियलिटी है कि नेत्र दान नहीं की जाती है। नेत्र का केवल और केवल कॉर्निया वाला भाग ही डोनेट किया जाता है। जब भी कभी नेत्र दान की बात होती है, जब भी मान लीजिए बहुत सी बार, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट के दौरान कम उम्र के बच्चों की मृत्यु हो जाए, तो मान लीजिए उसकी आंखें सही है, तो वो 4 से 5 घंटे के अंदर अपनी आंख को जो है वो डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मरा है 5 दिन बाद में डोनेट करेगा, नहीं। ऐसे कहती है कि भाई मृत्यु के लगभग 4-5 घंटे के अंदर हम हमारा जो कॉर्निया है अगर वो सही है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। पूरी आंख जो है वो डोनेट नहीं करते हैं। तो नेत्र का दान करने योग्य भाग जो है वो कौन सा है? कॉर्निया है। ठीक है। ये हो गई कहानी। तो सबसे पहले हमने कॉर्निया के बारे में बात लिख ली है। कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया है जिसको हिंदी में हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये ध्यान रखना मेरा भाई, ये पारदर्शी होता है। कॉर्निया कैसा रहता है? पारदर्शी होता है। और लाइट, प्रकाश प्रवेश करता है यहां से, इसी हिस्से में से प्रकाश प्रवेश करता है। लिख देता हूं, हर जगह लिख देता हूं। दान करने योग्य भाग, दान करने योग्य भाग, हर एक भाग को अलग अलग लिख रहा हूं, 3-3 बार लिख रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। अब सुनिए, अब बात आती है आइरिस की पेशियों की। आइरिस की पेशी, किसकी पेशी भाई? आइरिस की पेशियों की बात कर लेते हैं। अगर मैं आइरिस की पेशियों की बात करूं, मसल्स ऑफ आइरिस, आइरिस की पेशियां, मेरे भाई ये मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है। ये मानव शरीर की, ये मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है। सबसे सक्रिय पेशी होती है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरिस की पेशी, पेशी होती है। आपने पेशियों के बारे में सुना होगा। दोस्तों, मानव शरीर के अंदर 639 पेशियां पाई जाती है। हमारी पूरी शरीर में 639 पेशी पाई जाती है। फिर हम पेशियों को 3 भागों में बांटते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। तो उन्हीं के अंदर ये आती है आइरिस की पेशियां। मेरा भाई, ये जो आइरिस की पेशी है ये मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरिस की पेशी। सक्रिय का मतलब है, कभी आप देखना, कभी कुछ भी घटना होती है ना, सबसे पहले आंखें बंद होती है। बहुत एक्टिव पेशियां होती है आइरिस की पेशियां। नंबर 2, इन पेशियों में इन पेशियों में इन पेशियों में मिलेनिन
वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट, जिनकी वजह से आंखें काली, नीली, भूरी दिखाई देती है। देखा होगा मेरा भाई, कुछ लोगों की आंखें काली है, कुछ लोगों की आंखें भूरी होती है, और कुछ लोगों की आंखें कैसी होती है, एक कभी कभी फिल्मों में देखा होगा नीली आंखों वाली, तो हो सकती है। तो ये जो कलर आते हैं ना आंखों में, देखो एक हिस्सा तो ये तो सफेद वाला भाग तो श्वेत, ये तो सफेद, ये इसका क्या है, ये तो स्क्लेरा, ये तो उसको छोड़ो, स्क्लेरा तो साइड में लगा दो। बात हो रही है इस ब्लैक वाले हिस्से। ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, किसी का ये ब्लैक होता है, किसी का ये भूरा होता है, किसी का ये नीला होता है, ये आइरिस की पेशियों की वजह से ही ये कलर आते हैं। ये जो कलर आते हैं ना मेरे भाई, ये आइरिस की पेशियों की वजह से ही आते हैं। क्लियर है मेरा भाई? एक चीज और, ये जो आइरिस की पेशी होती है ना भाई, अच्छे से सुनना, ये आइरिस की पेशियों का एक बहुत अच्छा काम और है, बहुत अच्छा काम है। ये पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। मिलेनिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से आंखों में कलर आता है। अब सुनिए प्लीज, मेरी बात को आप सुनोगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो आइरिस की पेशी है ना, ये नीली नीली बनाई है मैंने, इसके अंदर ये देखो, ये क्या है अंदर, ये क्या है, ये क्या है, पुतलिया तारा। ओ भाई, ब्लैक के अंदर भी ब्लैक भाग, समझना मेरी बात को। हाँ सही कह रहा है, एक महाकुंभ में एक नीली आंखों वाली मोनालिसा जी, मोनालिसा जी। तो ये जो कलर आते हैं ना आंखों में, ये आइरिस की वजह से ही आते हैं। और बड़ा तेजी से दिमाग काम कर रहा है समीर भाई। अब सुन मेरी बात को, आप कभी किसी भी अपने पड़ोसी की आंख देखिए, है ना, किसी फीमेल की नहीं देखनी है, कोई मेल की देख ले मेरे भाई, और पता चले कुटाई हो जाए। एक बार हल्के से फोन की लाइट जलाइए, देखो मजाक नहीं करना है, प्लीज एक बार मेरी बात को आप समझे, मजाक मत करिए। बहुत अच्छे से एक हल्की लाइट जला के और एक बार अच्छे से इस आंख को देखें। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ब्लैक वाले भाग के अंदर भी एक ब्लैक भाग दिखाई देगा, बहुत काम की चीज है। प्लीज मजाक मत करिए, मेरी बात को सुने आप। हल्का लाइट लीजिए, मोबाइल की लाइट जला लो और अपने पड़ोसी की एक बार आंख को देख, तो तुझे ब्लैक वाले भाग के अंदर भी एक ब्लैक भाग दिखाई देगा। ब्लैक भाग तो आपको सब कोई दिख रहा है, ये वाला ब्लैक भाग, तो इस ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक भाग है, जिसे हम पुतलिया तारा कहते हैं मेरा भाई। अब सुन, ये पुतली क्या करती है, अपनी साइज को कम ज्यादा करती रहती है। पुतली का जो आकार है, पुतली का जो आकार है ना मेरे भाई, सुन ले यार प्लीज, ये जो पुतली का आकार है, समझने की कोशिश करना प्लीज, मेरी बात को समझे। लाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से मजाक मत करो, मेरी बात को सुन ले, कोई बताएगा नहीं, मैं सच बता रहा हूं। बूढ़े हो गए बहुत सारे भाइयों को तो यही नहीं पता पुतली कहां है, ये इसी को कॉर्निया समझते, इसी को पुतली समझते, पता ही नहीं है कुछ। पढ़ रहे, पढ़ाई हो रही है और लग रहे जो साहब जी, अरे मेरे भाई बूढ़े हो गए बहुत सारे भाइयों को तो यही नहीं पता पुतली कहां है, कहां है आइरिस, क्या है, कुछ भी नहीं है, बस भगवान भरोसे धक्का दे रहे, चल रहा है काम। मैं कह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में कभी विज्ञान किसी टीचर के जाके शकल नहीं देखनी पड़ेगी आपको, एक बार में। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, कोई एक दो लाइनें ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रही समझाने की बात, तो जीवन में इससे ज्यादा कभी कोई समझाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई बार बार नहीं सिखाएगा।
ग्रुप डी का आज फिर बता रहा हूं, और अपने अड़ोस पड़ोस को बता देना, ग्रुप डी का एग्जाम एनटीपीसी के बाद यदि कोई एग्जाम है तो उसका नाम है ग्रुप डी, और डायरेक्ट एग्जाम होगा, समय नहीं है, ध्यान रखना। जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है मेरे भाई, उस समय का उपयोग कर ले और पढ़ाई तैयार कर ले। कल से आपकी जो क्लास है, ध्यान से सुन लीजिए, आंख के पर्दे खोल लीजिए, कल से आपकी जो क्लास है वो मैं फिक्स 12 बजे भी लूंगा, 12 से 1 क्लास लेके 7 से 9 10 11 बजे से ले लूं, देखते हैं। चलो, कल एक क्लास आपकी जो होगी प्लीज 11 बजे से होगी, 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक दिन में एक क्लास रहेगी आपकी। ये टाइम नोट कर लीजिए भाई साहब। कल से आपकी 2 क्लासें रहेंगी, एक क्लास 11 से 12, 12:15, 12:30 बजे तक रहेगी, और दूसरी जो क्लास रहेगी वो 6 PM टू 7:15 तक रहेगी। 2 क्लास एप्लीकेशन पे चलेंगी, ताकि हमारी बीच में किसी कारण से बीमार हो गया था, 1-2 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो ये क्लास आपकी रेगुलर चलेंगी, और फिजिक्स ही फिजिक्स चलेगी। अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो वो क्लास रिकॉर्ड रहेगी, आप दिन में जब भी टाइम मिले देख लीजिए। तो कल आपको भैया सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा, ये सुबह मॉर्निंग में एक क्लास मॉर्निंग में लगाऊंगा आपकी 11 बजे से लेके 12, 12:15 बजे तक, और एक क्लास आपकी शाम को जो चल रही है वो चलती रहेगी। 9:30 बजे क्लास इसलिए नहीं हो सकती रात को, क्योंकि हमारी यूट्यूब पर एक क्लास चल रही है 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक। ये यूट्यूब पर क्लास चल रही है और ये रेगुलर चलती रहेगी। ये क्लास दिन में सुबह सुबह 11 बजे अकल से आपकी क्लास लगाऊंगा मैं। जी हां, तो प्लीज थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि एक बार हमारा सिलेबस थोड़ा सा हो जाए, मैं रिवीजन में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा यार। मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि लोग जब तक तैयारी के लिए सोचे तब तक हम साइंस का सिलेबस पूरा कर ले, रिवीजन के ऊपर और या से दुगनी ताकत में रिवीजन में लगा दूंगा, कोशिश करूंगा। देखिए, मंडे टू फ्राइडे का ले रखा है मैंने, सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये डबल क्लास में लेता रहूंगा। किसी कारण से नहीं होती है तो एक अलग बात है, सोमवार से शुक्रवार तक ये क्लासें चलेंगी। कर लेना यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार अपने आप को। ये ऐसा टाइम चुना है कि बच्चे आराम से लाइब्रेरी तक भी पहुंच जाते हैं इस टाइम तक। सोमवार से लेके शुक्रवार तक एप्लीकेशन पे 2 क्लासेस चलेंगी। प्लीज अपने आप को मैनेज कर लेना। जो स्टूडेंट इसको बाद में देख रहा है, समय मिले, टॉपिक यही चलता रहेगा भाई साहब, टॉपिक नहीं चेंज होगा, फिजिक्स ही चलेगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 15-20 दिन का टाइम। चलो, कल मिलते हैं, भूल मत जाना, नोट कर लेना टाइम। अब इधर आ जाओ वापस से। मैं तो 1 घंटे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर एग्जाम की डेट आ गई तो फिर मत बोलना कि साहब एग्जाम की डेट आ गई, अब 4 घंटे पढ़ा दीजिए। समझने की कोशिश करिए। अगर गलती से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्जाम डेट आ गई और फिर आप बोले गुरुजी 4 घंटे पढ़ा दो, तब क्या होगा? टाइम है, आराम से एक बार 2 क्लास कर लीजिए। एक बार हमारी फिजिक्स हो जाएगी ना, तो हम शांति मिल जाएगी, हमें बहुत सारी शांति मिल जाएगी। चलो अब आ जाइए दोस्तों, आइरिस की पेशी की बातें हो चुकी है,
कहां लिखी है मैंने, कहां लिख दी, आइरिस की पेशी कहां लिखी है, ये रिया। दोस्तों हम कर रहे थे आइरिस की पेशियों की बात। ये मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी है। इन पेशियों में एक वर्णक होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में कलर आते हैं, रंग दिखाई देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। एक बात और क्लियर करना चाह रहा था, वो मैं ये है कि ये जो आइरिस की पेशी होते हैं ना भाई, ये ब्लू नीले कलर में, इधर देखो इधर देखो एक बार, ये ही टॉपिक चलेगा आगे। ये जो चल रहा है ना मानव नेत्र की संरचना, ये ही टॉपिक आगे चलेगा कल सुबह 11 बजे। इधर देखो, ये जो आइरिस की पेशी है, इनका काम क्या है, एक काम और है इनका बहुत अच्छा। ये क्या करते हैं, जो पुतली है ना, पुतली, इसके आकार को कंट्रोल करते हैं। आकार को कंट्रोल करते हैं किसके, पुतली के आकार को कंट्रोल करते हैं। सुनिए इस लाइन को, सुनिए इस लाइन को सुनिए। ये जो आइरिस की पेशी है, ये क्या करती है, हमारी जो पुतली होती है ना, ये अंदर वाली, इसके आकार को कम ज्यादा करने का काम करती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पुतली के आकार को, ये जो आइरिस की पेशी है, आइरिस की पेशियां, आइरिस की पेशियां पुतली या तारा के आकार को कंट्रोल करती है। सुनो मेरी बात, देखिए मेरी बात को आप सुनिए। दोस्तों होता क्या है, सुनो मेरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई लाइट आ गई। सुनना मेरी बात को प्लीज थोड़ा सा, मान लीजिए अचानक से लाइट चल गई, तो हमारी आंख चाहती है कि बहुत ज्यादा लाइट अंदर नहीं घुसे, तो आइरिस की पेशी क्या करती है, इस पुतली के आकार को कम कर देती है। समझो, अगर पुतली का आकार छोटा हो जाएगा तो लाइट कम जाएगी अंदर, लाइट कम जाएगी अंदर। और अंधेरे में क्या होता है, ये पुतली का आकार जो है ये बढ़ जाता है। अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए और हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए। तो मेरी बात को फिर सुन लीजिए, ये जो पुतली है ना, इस पुतली के आकार को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, आइरिस की पेशी करती है। ये पुतली है, पुतली के आकार को छोटा बड़ा करने का काम आइरिस की पेशियां करती है मेरे भाई। क्लियर है। अब मैं पुतली के बारे में भी लिखा देता हूं, कुछ लाइनें में आपको। आइरिस की देखो, कॉर्निया हो गया, आइरिस की पेशी हो गई, पुतली के बारे में लिखा देता हूं। अब सुनिए दोस्तों, अगर हम पुतली की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं आगे के हिस्से पे। दोस्तों अगर हम पुतली या तारा की बात करें तो प्यूपिल भी बोलते हैं इसको, प्यूपिल। देखिए यह है एक पारदर्शी भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है जिससे होकर, जिससे प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। पुतली का आकार या पुतली के आकार, पुतली के आकार को कंट्रोल करने का काम
पुतली के आकार को कंट्रोल करने का कार्य आइरिस की पेशी करती है। आइरिस की पेशी करती है। तेज लाइट में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पुतली का आकार छोटा हो जाता है। समझना इस लाइन को। तेज लाइट में अगर कहीं पे लाइट बहुत ज्यादा तेज है तो पुतली क्या करेगी, अपने आकार को छोटा कर लेती है ताकि ज्यादा लाइट अंदर नहीं घुसे, आंखों को नुकसान नहीं पहुंचे। और कम लाइट में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके और हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके। यह है हमारा पुतली या तारा। मेरे भाई अच्छे से सुनना। देखो, अगर लाइट अंदर कैसे घुसती है तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं प्लीज। देखो, लाइट कैसे अंदर जाती है। तो सबसे पहले लाइट जो है ना, प्लीज ध्यान से समझना इस लाइट को। लाइट सबसे पहले कहां से घुसेगी अंदर? सबसे पहले लाइट जाती है कॉर्निया में। कॉर्निया से पास होती है। कॉर्निया के बाद ये जो लाइट है ये कौन से द्रव को पास करती है? जलीय द्रव को पास करती हुई जाती है। जलीय द्रव को पास करती हुई ये लाइट जो है ये हमारे पुतली या तारा के पास जाएगी। पुतली या तारा से पास होकर ये जो लाइट है ये हमारे उत्तल लेंस के पास जाएगी। उत्तल लेंस से पार होती हुई ये कचाप द्रव को पार करेगी और फिर ये लाइट जो है ये कहां जाके इकट्ठी होगी? ये प्रकाश जो है कहां जाके इकट्ठा होगा? ये हमारे जो दृष्टि पटल है रेटिना पे जाके, रेटिना पर जाकर इकट्ठा होता है। इस तरह से ये लाइट हमारी आंख के अंदर घुसेगी। भैया पता ही नहीं चल रहा है, कोई करा कहां से रियलिटी ये है, समझने की कोशिश करिए। ये जो लाइट अंदर जाती है ना, अपनी आंख के अंदर जो लाइट जाती है वो कहां से किस किस हिस्से से होती हुई जाती है, नजर डालिए। सबसे पहले लाइट जाएगी कॉर्निया को पार करेगी। कॉर्निया से ऐसे समझो, डायरेक्ट में यहां ले चलता हूं, पुतलिया तारा में जाएगी लाइट। यहां से लाइट जाएगी हमारे उत्तल लेंस में और फिर वो लाइट जो है वो जाके कहां जाके मिलती है? रेटिना पे जाके मिलती है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। ये बीच में क्या लग रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? जो प्रकाश जाता है ना, प्रकाश जो जाएगा उस प्रकाश को, लाइट को एक बिंदु पर मिलाती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से लाइट अंदर जाती है नेत्र के अंदर और जाके हमारी रेटिना के अंदर जो रोड सेल और कौन सेल होती है, मेरे भाई शब्द सुनिए, हमारे रेटिना के अंदर होती है रोड सेल और कौन सेल। ये
प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, मतलब एक तरह से लाइट को अवशोषित करती है और इनके अंदर कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, ये सिग्नल पैदा करती है और वो सिग्नल जो है वो आंखों में जाते हैं, फिर हमें वो तस्वीर स्पष्ट रूप से पता चलती है। बहुत पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे आप लोगों से, सुनिए आराम से। ये कहानी हो गई आइरिस की पेशी की, ये कहानी हो गई पुतली या तारा की। चलिए मेरे भाई, ये मैंने बीच में क्या बताया, बीच में ये बता दिया कि लाइट, प्रकाश आंखों में कैसे प्रवेश करता है। किधर किधर से जाता है, ठीक है, बीच में बता दिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस आइए दोस्तों, ये तीनों चीजें हो चुकी है हमारी। चलिए मैं वापस से ले चलता हूं आपको दोस्तों, एक बार वापस इस चित्र को देखिए। सबसे बाहर की परत को हम स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। इसके बाद में हम यहां आ गए थे मेरे दोस्त, इसके उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। इसके बाद में हमने आइरिस की पेशियों के बारे में पढ़ लिया, पुतली या तारा क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया। अगर मैं जलीय द्रव के बारे में लिखूं तो जलीय द्रव के बारे में केवल इतना सा लिखूंगा, जलीय द्रव ये वाला द्रव है, ये वाला, इसके बारे में केवल इतना सा लिखूंगा जलीय द्रव के बारे में। जलीय द्रव के बारे में केवल इतना सा लिखूंगा कि ये कॉर्निया और लेंस के बीच एक द्रव पाया जाता है। देखो देखो देखो, ये वाला ब्लू ब्लू कलर से भरा है, कॉर्निया ब्लैक वाला और लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। लिख देता हूं, हर चीज के बारे में लिखो, एक शब्द लिख देते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव, इसको तेजो द्रव भी बोलते हैं, तेजो द्रव, इसको एक्वर ह्यूमर भी बोलते हैं। मेरे भाई ये क्या करता है, कहां पाया जाता है, ये है कॉर्निया व लेंस के, कॉर्निया व लेंस के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो ये द्रव क्या करता है, एक तरह से हमारे कॉर्निया और अगर लेंस की बात करूं तो इनकी जो शेप होती है, इनकी जो आकार जो है उसको बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। कहां है भाई जलीय द्रव, पारदर्शक, पारदर्शी होता है ये। देखिए देखिए, ये जो द्रव होता है ये पारदर्शी होता है, ऐसा लिखा है वो मैं अब लिख देता हूं, ये पारदर्शी होता है। ये क्या करता है, नेत्र दाब को बनाए रखता है, बनाए रखता है, जिससे आंख की गोलाई बनी रहती है। हमारी जो आंख है
वो एक निश्चित शेप में बनी रहती है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जैसे लेंस को पोषण प्रदान की भी बात लिखी है इसमें। ये क्या करता है, कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता है। कॉर्निया को पोषण भी देने की बात लिखी है किताब में। कॉर्निया को न्यूट्रिशन, पोषण भी देता है। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ज्यादा इसके ऊपर एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस मैंने जो बातें है वो लिख दी। अब चलिए पीछे की तरफ आता है हमारे पास, इस द्रव के पीछे की तरफ अब आता है उत्तल लेंस। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, यह है प्रोटीन का बना जेली समान संरचना होती है। कांच का नहीं होता है, कांच नहीं होता है ये। हमारी आंख के अंदर जो उत्तल लेंस होता है ये कांच नहीं है, कांच नहीं होता है ये। कोई अगर ये कह दे कि उत्तल लेंस कांच है, कांच नहीं है, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है भाई साहब। लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है। लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इस उत्तल लेंस की वजह से जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, ध्यान रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। इसी उत्तल लेंस की वजह से रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। किसकी वजह से, उत्तल लेंस की वजह से। अब मेरे भाई ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, माना कि ये इसकी फोकस दूरी है, ये लेंस को कौन पकड़े हुए है, लेंस को पकड़े हुए है सीएलआरी का है। लेंस को पकड़ने वाली पेशी कौन सी है, पक्षमाभी पेशियां है। लेंस को कौन पकड़े हुए है, पक्षमाभी पेशी। लेंस को कौन पकड़े हुए है, पक्षमाभी पेशी, सीएलआरी का है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, लेंस क्या करता है, मान लीजिए आपको दूर की वस्तु देखनी है या आपको पास की वस्तु देखनी है, तो लेंस क्या है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। इस बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। बात ये चल रही है मेरे भाई कि हम हमारी आंख से पास की वस्तु भी देख लेते हैं और दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। हम हमारी आंख से, इसी आंख से हम पास की वस्तु भी देख लेते हैं, इसी आंख से हम दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। ऐसा अपने आप नहीं होता है, ध्यान से सुनना। हमारा लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। लेंस अपनी आकृति बदलता रहता है। जब आपको पास की वस्तु देखनी है तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जब आपको दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो लेंस क्या करता है, अपनी
फोकस दूरी को समायोजित करता रहता है, जिसकी वजह से हम पास की वस्तु को भी देख लेते हैं और दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। एक ही तो लेंस है। एक आंख को थोड़ी देर के लिए रोक लो तो आपको पता, हम एक आंख से पास की वस्तु भी देख लेते हैं, दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। तो ऐसा हो रहा है लेंस की वजह से। लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है। लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से हम पास की वस्तु भी देख लेते हैं, दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। इसी को लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, लेंस पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अपनी आकृति बदल सकता है। आकृति मतलब साइज बदल सकता है, जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। वह अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, कम ज्यादा कर लेता है, फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, कर लेता है। इसे ही नेत्र की, इसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। भैया देसी भाषा में सीख ले, ये लेंस क्या करता है ना, जो लेंस होता है, ये लेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है, अभी लेंस ये है, ये मेन लेंस है। ये लेंस मोटा भी हो सकता है और ये लेंस पतला भी हो सकता है। जी हां मेरा भाई, मेरा भाई जब लेंस मोटा होता है, जब लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर आपको पास की वस्तु देखनी है, पास की वस्तु देखनी है, तो हमारा जो लेंस है ये मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम कर लेता है। और जब आपको दूर की वस्तु देखनी है, और आगे समझाऊंगा, जब आपको दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस क्या है, ये तो लेंस क्या हो गया, मोटा, ये हो गया लेंस पतला, यहां पे फोकस दूरी बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से हम दूर की वस्तु भी देख पाते हैं। अब वापस सुनो इस लाइन को, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो मामला नहीं बैठेगा मेरा भाई। बार बार समझा रहा हूं कि लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है। वापस अच्छे से समझ लो, आपको पास की वस्तु देखनी है तो ऐसे समझो आपका लेंस मोटा हो चुका है, फोकस दूरी कम हो चुकी है और आप पास की वस्तु को अच्छे से देख लेते हो। आप दूर की वस्तु देख रहे हो, आपका लेंस पतला हो चुका है, फोकस दूरी बढ़ चुकी है और आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहे हो। तो एक बार फिर अच्छे से सुन लीजिए, लेंस क्या करता है, पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए, दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता रहता है। इसी को लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है मेरा भाई। ध्यान रखना इस लाइन का, वापस नहीं बोलूंगा, ठीक है भैया। लेंस को कौन सी पेशियां पकड़े हुए, पक्षमाभी पेशी पकड़े हुए है। यही है, ये कभी कभी क्या है, तन जाती है तो पतला हो जाता है, शिथिल हो जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है। कब होता है, ये दो कंडीशन होती है इसमें। एक तो ये पक्षमाभी पेशी तन जाती है, अगर ये तन जाती है तो लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और अगर ये शिथिल हो जाती है, ढीली शिथिल हो जाती है, तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब लेंस को पतला मोटा करने का काम पक्षमाभी पेशियों के द्वारा हो रहा है। लेंस को पतला मोटा करने का काम कौन कर रही है, पक्षमाभी पेशियां कर रही है। क्लियर है कहानी। चित्र देखो वापस से। सर इतना भी कोई पढ़ाता है क्या आंख के बारे में? मैं कह रहा हूं हवा भी नहीं लगती है। कुछ भाई साइंस सा बन के बैठे, कहते हैं कि यूं ही फोड़ देंगे पेपर को, पता कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता है, भगवान भरोसे चल रहे हैं भाई साहब। ये जलीय द्रव है, ये जलीय द्रव था, जलीय द्रव हो गया, उत्तल लेंस हो गया, सीएलआरी काय हो गई। कचाप द्रव क्या है, कचाप द्रव है लेंस और रेटिना के बीच में, ये वाला जो द्रव है इसको बोलते हैं कचाप द्रव। लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है इसको हम कचाप द्रव बोलते हैं। लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे हम कचाप द्रव कहते हैं भाई साहब। बस कुछ नहीं लिखना है, मैं लिख देता हूं। जी हां, कचाप द्रव, द्रव है या द्रव्य, द्रव, इसको बोलते हैं विट्रल ह्यूमर। भाई लेंस और रेटिना के बीच, लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। यह नेत्र गोलाई को बनाए रखता है, बनाए रखता है। इसके बाद में एक है कोराइड, कोराइड यह है श्वेत पटल के नीचे पाई जाती है, पाई जाने वाली परत है। यह
नेत्र को पोषण प्रदान करती है, नेत्र को पोषण प्रदान करती है और यह नेत्र में जो प्रकाश जाता है, जो प्रकाश जाता है उसे अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ताकि प्रकाश टकराकर वापस नहीं आए। यह काले रंग की होती है, क्लोराइड जो है यह काले रंग की होती है। समझना भाई साहब, रुक जाइए, एक बार इस चित्र को देखो। कल आपको 11 बजे क्लास लेनी है और जहां छोड़ूंगा आज की क्लास वहीं से चालू करूंगा। टाइम आप सेट कर लेना, अगर हो सके आप लाइव नहीं आ पाओ तो बाद में देख लेना, लेकिन जब शाम की 6 बजे क्लास ले उससे पहले क्लास जरूर देख लेना। इधर देखिए मेरे भाई, मैं अभी इस परत की बात कर रहा था, इस वाले परत की बात कर रहा हूं, क्लोराइड वाले परत की बात, ये वाली बीच वाली जो परत होती है, श्वेत पटल के नीचे जो परत होती है इस परत का नाम है क्लोराइड। बीच वाली लेयर को देखो, ये जो क्लोराइड होती है ना भाई, पहली बात तो काले रंग की होती है क्लोराइड। ये करती क्या है, करती क्या है ये, पहला इसका सबसे अच्छा काम है हमारी आंख को न्यूट्रिशंस पोषण प्रदान करने का काम करती है। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे अच्छा काम है। ये जो क्लोराइड वाली जो परत होती है ना, इसका काम है आंख को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करना। साथ के साथ एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात है, सुनिए। जब लाइट अंदर जाती है तो नियम यह है कि लाइट टकरा के वापस नहीं आनी चाहिए। सुनो, मान लीजिए लाइट अंदर जा रही है तो वो लाइट टकरा के वापस नहीं आनी चाहिए। अगर लाइट टकरा के वापस आ गई तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये क्लोराइड क्या करता है, जो भी लाइट जाती है उस लाइट को अवशोषित कर लेती है, लाइट को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इस परत को कैसे बोलते हैं, काली परत दिखाई, काली परत। अरे भाई, अगर कोई चीज प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तो वो कैसी दिखाई देगी, काली। अगर कोई चीज श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, पूरी तरह से अवशोषित, तो वो चीज कैसी दिखाई देगी, काली। कोई वस्तु काली दिखाई कैसे, देखिए जब वो प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। ये क्लोराइड का काम है। तो मेरे भाई, कल मैं एक चीज पे चर्चा करूंगा जिसका नाम होगा रेटिना। ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो रेटिना होता है, रेटिना, इसको हिंदी में स्वच्छमंडल नहीं, दृष्टिपटल, इसको हिंदी में हम दृष्टिपटल कहते हैं। यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत है, नंबर 1, सबसे आंतरिक परत है ये, सबसे आंतरिक झिल्ली है। यह पर्दे की तरह काम करती है, पर्दे की तरह काम करती है, यह पर्दे की तरह कार्य करती है। प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है।
रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, ध्यान रखना, उल्टा वह छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है उत्तल लेंस की वजह से। आपको पता है हमारी आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस की वजह से रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ऐसे समझो ये रेटिना है, तो इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना है, ऐसे समझो ये रेटिना है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यहां पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब मेरा भाई प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट पर बनता है। सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको पता है रेटिना पर एक जगह होती है, मैंने बताया था रेटिना पर एक जगह होती है, रेटिना पर एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। पीत बिंदु, यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो सबसे स्पष्ट बनता है। रेटिना पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे स्पष्ट बनेगा। इसके अलावा रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें रोड सेल व कॉन सेल कहा जाता है। शंकु कोशिकाएं, रोड सेल, कौन, सलाखा कोशिकाएं व शंकु कोशिकाएं, ऐसे हिंदी में सलाखा सेलाखा कोशिकाएं और यह है शंकु कोशिकाएं। एक्चुअली ये रोड सेल और कॉन सेल्स का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये रोड सेल क्या, जैसे ये रोड सेल्स तो जैसे अंधेरे में चीजों को दिखाने में हेल्प करती है, और ये कौन सेल है ना, ये एक्चुअली जैसे चीजों को कलरफुल दिखाने में हेल्प करती है। तो आपके कॉर्निया में, सॉरी, रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जब हम रेटिना के अंदर जाके पढ़ते हैं ना चीजों को, तो रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, रोड सेल और कॉन सेल्स। ये एक्चुअली क्या करती है, जो लाइट आती है उनसे सिग्नल प्राप्त करती है और उन सिग्नलों को भेजती है अपने ब्रेन तक। अब एक लास्ट बात बोलूंगा, उसको समझ जाना, लास्ट लाइन है। जैसे प्लीज आप मुझे देख पा रहे हो, मेरा प्रतिबिंब आपकी नेत्रों में बन रहा है, तो आपकी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है वास्तविक और उल्टा, उल्टा बन रहा है। जी हां, आपके रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन हम चीजों को सीधी क्यों देख पा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है, आपको पता है हमारी नेत्र से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जो सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हमारे आंख से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जो ब्रेन को जाती है। कहने का मतलब नेत्र से सिग्नल जाते हैं मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क क्या करता है, जो प्रतिबिंब आया है उसका एनालिसिस करता है और उसके बाद में उस वस्तु को सीधी करके हमें दिखाता है। फिर सुन लीजिए, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना था वो बना था वास्तविक और उल्टा, लेकिन
हमें चीजें सीधी दिखाई क्यों दे रही है? तो वस्तुओं को सीधा दिखाने का जो काम करता है वो मस्तिष्क करता है। सिग्नल मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क के कौन से भाग में जाते हैं? मध्य मस्तिष्क में जाते हैं। और मध्य मस्तिष्क ही हमें चीजों को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये था मेरी तरफ से एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक। कुछ बातें मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा, जैसे नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र का निकटतम बिंदु बिंदु जो होता है, निकटतम बिंदु वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका दूरस्थ बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। एक आंख से हम 150 डिग्री तक की चीजें देख पाते हैं और दोनों आंखों से हम 180 डिग्री वाली चीजें भी देख पाते हैं। एक आंख से हम 150, एनसीईआरटी में लिख रहा है ये बात है ना। और हमारा जो आंख है, ये कितना मेगापिक्सल का कैमरा लग रहा है हमारी आंखों में? हमारी आंखों में कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है? कमेंट करके बताना। बाकी का मिलते हैं कल 11 बजे, है ना। थोड़ा इंतजार भी कर लेना, 2-5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, फिर भी है कि कल हम कोशिश करेंगे। कल जब आप आओगे तो हम वापस से एक बार आंख के ऊपर बात करके, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र से जुड़े हुए जो रोग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मतलब कल ये चैप्टर, कल की क्लास में दिन में और शाम को जब क्लास होगी तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर नहीं है, बाकी का परसों के दिन विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, और मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं आपके लिए। और सच बताना, ईमानदारी के साथ बताना, जितनी बातें मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताई, कोई दिक्कत आई है? कल एक बार फिर रिवीजन करा दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, वो भी कल की क्लास में बता दूंगा। लेकिन पूरी ताकत लगा दो, लोगों को कुछ भी है बोलने दो। आप तो अक्टूबर लास्ट है मेरा भाई, जहां तक मेरा मन कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर में 2 महीने परीक्षा चलेंगी ग्रुप डी की, और दिसंबर में वो ही वापस से लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। धीरे धीरे कर रहा हूं यार, आपकी यूट्यूब पर भी 2 क्लास कर दूंगा, एप्लीकेशन पे भी 2 क्लास सेट कर दूंगा, ठीक है ना। धैर्य रखो, वो वन लाइनर जो करा रहा हूं ना वो भी कराता रहूंगा यार, लगा हुआ हूं आपके लिए। थोड़ा सा प्रचार भी कर दिया करो डाबरा सर का हल्का सा। और जिन भाइयों ने किताब नहीं मंगाई है, किताब मंगा लेना। कल का अलार्म लगा लेना एक बार, कल का अलार्म लगा लेना 11 बजे का, डाबरा सर की क्लास। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।